फ्रेम में अनिल जी को, विप्लव को और मनीष को रखा जाए। मैं चाहूंगा हम चारों को फ्रेम में रखा जाए क्योंकि ये जो सवाल है मेरा, ये बड़ा वैलिड सवाल है। डॉक्टर सुमेध मेरे साथ है नागपुर से, मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर सुमेध। लेकिन एक चीज है यहाँ सामने आ रही है, मैं इन चारों लोगों को फ्रेम में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हम चारों ही जर्नलिस्ट रह चुके हैं। मनीष बहुत पुराने, लोग जानते नहीं होंगे, मनीष बहुत पुराने पहले जर्नलिस्ट ही थे। मनीष, एक चीज है, राजकुमार की फिल्म का एक डायलॉग है राज कपूर की कि वो मदद कम मांग रही थी लेकिन आप मदद कुछ ज्यादा दे रहे थे। यहां पर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, और शायद विप्लव की जगह मुझे ही डेविल्स एडवोकेट अभी 2 मिनट बनना पड़ेगा, कि आप कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, शाजिया कहती है तो अच्छा होगा, आप बस 5 मिनट के लिए, रिपोर्टर कहती है आ जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम देख लेंगे। और जब शाजिया यहां पर बोल रही है यस 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 ओके ओके, अब वो यस यस का मतलब अप्रूवल है या वो टाल रही हैं कि जिस तरीके से वो रिपोर्टर बार बार पीछे पड़ रही है। ये विप्लव, ये जो क्लिप है, नहीं एक मिनट निशांत, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि यही बात है कि जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि इसकी पूरी फुटेज उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि वो यस यस से पहले कुछ शाजिया का और डायलॉग है या नहीं है, उसके साथ साथ और कोई डायलॉग है कि नहीं है, या इस रिपोर्टर का वॉइस ओवर बाद में चिप इन किया गया है या ओरिजिनल है, ये सब रॉ फुटेज से पता चलेगा। आप और हम सारे लोग टेलीविजन में पत्रकार मनीष, लेकिन मैं आपसे एक और चीज बोल रहा हूं मनीष, मेरा एक और पॉइंट है का फेस, ये यस यस का मतलब है अगर यस यस के बाद की भी टाइमिंग ली जाए, मैं चाहूंगा एक बार फुटेज को बीच में प्ले किया जाए मेरे और मनीष के, जरा बीच में प्ले करें उसको, यस यस की टाइमिंग भी ली जाए तो उसके बाद शाजिया रुक नहीं रही है वहां पर, वो आगे बढ़ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इसके ऊपर कोई भी वॉइस ओवर पेस्ट कर दिया जाए, हम कहें निशांत बहुत अच्छे आदमी हैं, वो शाजिया निशांत के बारे में भी बात करती पाई जा सकती थी, यस 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 यस। मैं, आप जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, मैं आई एम स्टन्ड एक्चुअली, मैं स्टन्ड इसलिए हूं क्योंकि इसमें कौन सा क्राइम पकड़ा गया? रविंदर जी हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट है, ये कौन सा क्राइम? देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा साल पीछे ले जाऊं तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था जिसको कहते थे कैश फॉर क्वेश्चन। 15 एमपीओ के पास जर्नलिस्ट गए स्टार न्यूज के, और उन्होंने उनको कहा कि आपको ये सवाल पूछना है जनता के हित में, और बाद में उन्होंने जबरदस्ती उनके पास जो है 10,000, 5,000, 15,000 रुपये पैसे रख दिए। और बड़ी अजीब बात है कि मैं वकील होने के नाते मानता था कि इट्स ए ट्रैप केस जैसे आप मानते हैं, और इन लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने उन एमपीओ से कुछ संपर्क किया, मैं फिर उसके बाद बम्बई चला गया, उसके बाद उन एमपीओ ने एक पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में डाल दी, और अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 15 एमपीओ ने रिश्वत लेने का जुर्म किया है, और जुर्म करने के बाद उन सारे एमपीओ की जो सदस्यता है वो लोकसभा और राज्यसभा से खत्म हो गई। तो क्राइम क्या है? क्राइम है 120B का। आईपीसी कहती है कि अगर आप किसी भी क्राइम की प्रिपरेशन करते हैं और वो क्राइम चाहे ना करें, तब भी 120B अपने आप में इतना सक्षम है कि किसी भी आदमी को 5 साल की सजा दे सकता है। नहीं, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम बिल्कुल भी काउंटर नहीं करना चाहेंगे अपने शो में। मैं अपना मेरी एक ओपिनियन मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ जी, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, लेकिन यहाँ पर क्या शाजिया कहीं से क्राइम की प्रिपरेशन करती हुई दिख रही है? बिल्कुल जी। कैसे दिख रही है? क्योंकि वो उसकी एक औरत जो है एक गलत काम के लिए उनको एक ऑफर दे रही है, वो उसमें शामिल हैं। कैसे शामिल? इसलिए है कि उनकी सारी बात सुन रही हैं। कैसे सारी बात सुन रही हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट हो तो, अगर का मतलब क्या है कि आपकी हाफ कंसेंट है, वो सीधा कहती कि डॉक्यूमेंट आएंगे तब हम विचार करेंगे। उनको एक आदमी जब एक राजनीतिक जीवन में होता है तो उसके ऊपर बहुत सारी निगाहें होती हैं। यही कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा तो मेरे पे किसी की निगाह नहीं है, लेकिन अगर मैं चुनाव लड़ने लगूंगा तो लोग ये बताएंगे मेरे बाप का नाम क्या है, मेरे दादा का नाम क्या है, मेरे नाना ने क्या क्राइम किया है। अगर किसी आदमी के इतिहास को उघेड़ना हो, आप अगर को देख रहे हैं और मैं तो को देखूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि कानून की जो परिभाषा है 120B की, वो है कि एक औरत जो आपके पास आई है वो एक गलत काम आपसे कराना चाहती है, तो प्रिपरेशन ऑफ क्राइम इज देयर। 120B का मतलब है दूसरा गलत काम। एक और पॉइंट है यहाँ पर, उस लेडी ने कहा कि जो रिपोर्टर आई आपकी, निशांत, जी जी मनीष, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने, हमने बहुत सारे स्टिंग्स देखे भी हैं और करवाए भी हैं आप लोगों ने, लेकिन ये शायद देश का पहला स्टिंग है जिसको एडिट करके स्टिंग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। वरना अभी तक जितने स्टिंग्स होते रहे हैं, और स्टिंग की नेचर भी ये होती है कि जितना रिकॉर्ड किया उतना दिखाइए,
उतना अवेलेबल कराइए, अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल कराइए टेप्स हैं, लेकिन आप कट पीस में अवेलेबल करा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं यही सच है, तो ये तो नहीं माना जा सकता ना। आप पूरा टेप अवेलेबल कराइए, जिसने स्टिंग किया है वो पूरा टेप मीडिया में रखे, आजकल यूट्यूब है, कहीं भी है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये डाला है, पूरा 15 घंटे का फुटेज डालिए और उसके बाद देखिए कि शाजिया किस सवाल के जवाब में क्या कह रही हैं, उसका आगे का जवाब क्या है, उसके बाद वो कैसे जा रही हैं, कौन सी बात, क्योंकि फ्रेम आपके बदल रहे हैं, फ्रेम लगातार बदल रहे हैं, कभी शाजिया उठ के जा रही हैं, कभी बैठी हैं, आप कह ही नहीं सकते कि इसमें एडिटिंग नहीं है। एडिटिंग है, एडिटिंग के बिना अगर स्टिंग ऑपरेशन देखने को मिलेगा तब समझ में आएगा कि शाजिया ने गलत किया कि नहीं किया। अगर शाजिया ने गलत किया तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और अगर पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन, पूरी की पूरी फुटेज अगर ये कहती है कि ये तो बहुत शाजिया ने सही सटीक जवाब दिए, तो फिर इनको जेल जाना चाहिए जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करके इसकी एडिटिंग करके गलत छवि पेश की है। आप जो एडिटिंग की बात करें, एक बार जरा स्टिंग ऑपरेशन ठीक मेरे बगल में दिखाइए, मनीष को 2 मिनट हटाइए, जरा एडिटिंग की बात करते हैं। एडिटिंग का मतलब कहीं से भी कट करके कहीं पे भी लगाना। ये देखें एक बार, ये पहला शॉट चल रहा है, अपने दर्शकों को बता दूं, एज इट इज जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जा रहा है, ये पहला शॉट चल रहा है। इस शॉट में अभी आप शाजिया का हाथ देख रहे हैं, कैमरा छुपा हुआ है, चलिए यहां तक समझ में आ रहा है। अब जरा आगे बढ़े, ये पूरा एक शॉट है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट चल रही है, ये बातचीत भी चल रही है, ये देखें ध्यान से, ये पूरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट चल रहा है सामने, नीचे बातचीत भी देखते रहे। ये कैमरे का फ्रेम अभी चेंज नहीं हुआ, ये एक ही फ्रेम चल रहा है। अगर एडिटिंग की हम बात करें, क्योंकि हम एक एक चीज को यहाँ पर समझना चाहते हैं, आखिर ये है क्या, गड़बड़ क्या है। ये देखिए, ये अभी भी एक फ्रेम चल रहा है, इस फ्रेम में कहीं चेंज नहीं है, अभी भी एक फ्रेम चल रहा है, क्योंकि अपनी आंखों से आप खुद देखें जरा इसको, ये अभी भी एक फ्रेम चल रहा है, कैमरा शेक कर रहा है क्योंकि छुपा हुआ कैमरा कहीं पर है, जो स्टिंग ऑपरेशन का एक मॉडस ऑपरेंडा होता है। ये यहाँ पे भी एक ही फ्रेम चल रहा है, शाजिया अरविंद के साथ ये पूरा जो फ्रेम था एक ही चल रहा था। ये यहां पर अब इसमें जो मनीष बोल रहे हैं एंड और स्टार्ट, वो नहीं दिखाई दे रहा है, एंड कैसे हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, वो नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर सुमेध नागपुर से हमारे कॉलर हमारे साथ हैं, बताइए आपका फैसला क्या है सर। हेलो जी बताइए। जी, मुझे कहना था कि अभी जो मैं नागपुर से हूँ, डॉक्टर सुमेध। जी बताइए डॉक्टर सुमेध। दरअसल ये जो बताया गया स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में, पर ये ठीक चुनाव के पहले आ रहा है जी। कहीं न कहीं आम आदमी की बढ़ती हुई साख पर एक तरह से रोक लगानी है, इस उद्देश्य से किया जा रहा है, ऐसा लगता है। आप इसकी टाइमिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं। जी जी, मैं सवाल ये मेरा ये है कि आम आदमी की साख पर, मैं नागपुर से हूँ, आम आदमी की साख पर एक तरह से छवि खराब करने का तरीका मुझे लग रहा है स्टिंग ऑपरेशन, ठीक चुनाव के पहले। अगर एक कुछ समय पहले, बहुत पहले आ जाता तो बात मानी जा सकती थी। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ इतने कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बड़े बड़े घोटाले करते पकड़े गए हैं। हम चाहते हैं कि कोई अच्छी पार्टी, ईमानदार पार्टी आए, क्योंकि 2 तो हमने देख चुके हैं, और भी हमने कई सारी पार्टियों को भी देख चुके हैं। और इतने सारे घोटाले होने के बाद, है ना, इतने सारे घोटाले होने के बाद हम चाहते कोई एक ईमानदार पार्टी इस देश में आए। और ईमानदार पार्टी की दृष्टि से हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी भी वो अच्छी है। हम ये सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे ईमानदार है, वैसे ही भी और भी उनके साथी होंगे। हो सकता है 1-2 गड़बड़ भी हो सकते हैं, ऐसा है, हम नहीं कह सकते कि कोई दूध का धुला हो कहीं जी, तो जी आपकी बात समझ सकता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, हेमंत बिश्नोई जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, राहुल राज मलिक हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहूंगा राहुल, आपका इस पूरे इशू पर क्या एनालिसिस है। मेरा ये एनालिसिस है कि आपने आईएसी बनाई, आईएसी बना के आपने जनता को जोड़ा, आईएसी यानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन जी, बना के आपने जनता को जोड़ा। जुड़ी हुई जनता में आपने जिसकी क्रेडिबिलिटी पे इतना बड़ा मुहिम चलाई, उसमें से आपने अन्ना को निकाल दिया, आपने किरण बेदी को निकाल दिया, आप एक पार्टी फॉर्म कर ली। पार्टी फॉर्म करने के बाद हाल ही में जो इनके ऊपर इल्जाम लगने शुरू हुए हैं, जहां पे अन्ना हजारे ने खुद इन पे इल्जाम लगाया है कि फंडिंग को लेके, उसके बाद ये ऐसी चीजें आ रही हैं जो सिर्फ जनता के मन में शंका पैदा कर रही हैं, और वो शंका यकीन में बदल जाए, इसमें मुझे कोई दोहराई नहीं लगता है कुछ आने वाले टाइम के अंदर। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं
कि राहुल, शायद ये मैं माओवादी हैं। आपसे इससे लीगल एस्पेक्ट पे भी जानना जी, चाहूंगा। मैं लीगल एस्पेक्ट पे आपको ये बताता हूँ कि जिस तरीके से डोनेशंस एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं, कैश लेने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी तो आप सेक्शन 29C ऑफ आरपी एक्ट के विरुद्ध काम कर रहे हैं। फिर सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो कहता है कि आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होगी हर साल। आपने चुनाव में जितना पैसा खर्चा, आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने जितना डोनेशंस एक्सेप्ट करी और जो खर्चे करे, तो उसमें भी आप उसके भी आप विरोध में उस सेक्शन के भी आप विरोध में हैं। क्यों? क्योंकि आप वो पैसा कैश में एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप रिसीट नहीं इशू कर रहे हैं। फिर सेक्शन 71 राहुल, आप क्या कह रहे हैं कि जो पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें रिसीप्ट नहीं दे रहे हैं? यही बातें सुनने में आ रही हैं। एक मिनट राहुल, विप्लव आपके बगल में कंप्यूटर है। मनीष एक सेकंड, विप्लव के बगल में कंप्यूटर है, जरा हिसाब किताब की बात हो रही है, आप वहां कंप्यूटर पे हिसाब किताब दिखा सकते हैं थोड़ा? बिल्कुल निशांत, मैं दिखा सकता हूँ। ये इस समय आम आदमी पार्टी का जो वेबसाइट है उसका 30/6/2013 को INE अकाउंट क्वार्टर, हमारे साथ कई वकील भी बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस अकाउंट की कॉपी को वो साफ तौर पर समझ सकते होंगे। फी एंड सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन, बाकायदा एक एक पॉइंट दिया हुआ है। इंटरेस्ट इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर, पब्लिक इंटरेस्ट इंट्रैक्शन एक्सपेंसेस, जिसमें सभी मदों में कितना कितना खर्चा किया गया है वो बाकायदा इसमें है। एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल खर्चे कितने हैं ये, और टोटलिटी उसकी कितनी है, ये पूरी आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे है। और मैं आपको दूसरा ये इसका लिंक दिखाना चाहूँगा, इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड 24 नवंबर 2012 से लेकर 31 मार्च 2013 तक का आम आदमी पार्टी ने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। कोई भी साधारण व्यक्ति जो इस देश में गूगल चला सकता हो वो आम आदमी पार्टी गूगल में टाइप करे और इस एक्सपेंडिचर को साफ साफ अपने आंखों से देख सकता है कि कितना खर्चा है, कितना व्यय बताया गया, और ये बिल्कुल ऑफिशियल आंकड़ा है। जहां तक निशान जी इस पूरे प्रकरण की बात करें जो लगातार उठाया जा रहा है कि कैसे डोनेशन आया, कैसे आया, देखिए अलग अलग आरोप हैं, अलग अलग उनके जवाब हैं। जहां तक इस स्टिंग ऑपरेशन की बात करें, 2-3 प्रमुख मुद्दे निकल के आ रहे हैं। CEO जो mediasarkar.com के निरंजन झा है, वो खुद इस बात को मानते हैं कि कानूनी तौर पर बहुत कुछ नहीं हुआ है इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद। स्टिंग ऑपरेशन में किसी ने 5 रुपए किसी को दिए नहीं है, ऑफर किया है, एक ऑफर बनता है और उस ऑफर को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, बातचीत में एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक जनरल इस देश में टेंडेंसी होती है, जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है, दूसरे लोगों की बातें सुनता है और निश्चित रूप से हाँ या ना में उत्तर देता है। साजिया इल्मी की बात जहां तक चल रही है, साजिया इल्मी के साथ केवल एक मुद्दा है कि वो उनसे मिलने क्यों गई। नंबर 2 चीज, वो साजिया इल्मी एक ऐसे विवाद में पड़ने जा रही थी जिसका ना तो पार्टी का कोई लेना देना था, ना साजिया इल्मी का कोई लेना देना था। 2 कॉर्पोरेट की आपस की लड़ाई थी। उस कॉर्पोरेट की लड़ाई में साजिया इल्मी और आम आदमी पार्टी की भागीदारी के लिए सुनिश्चित किया जाना था, उसमें साजिया इल्मी क्यों गई, ये एक बड़ा प्रश्न है। और आम आदमी पार्टी कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, लेकिन इसका जवाब उन्होंने अभी तक दिया नहीं है कि वो क्यों मिलने गई। जहां तक दूसरे कैंडिडेट का सवाल है, दूसरे कैंडिडेट भी इसी तरह के जो कह सकते हैं प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऑफेंस कर दिया हो, वो कहीं साथ में चले गए हो, किसी के मकान को खाली कराया हो, या अरविंद केजरीवाल और अपनी पार्टी के किसी इन्फ्लुएंस को प्रयोग किया हो। तो जहां तक क्विड प्रो क्यो, आप हमारे साथ कई लीगल वकील भी हैं और साथ में मनीष सिसोदिया भी हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को कि वो मैं कहना क्या चाहता हूं, वो भी इस्तेमाल नहीं किए गया है। इसलिए ये स्टिंग मैं कह सकता हूं कि एक तरह से प्रारंभिक था, इनको फंसाने के लिए था, और फंसाने का मतलब ट्रैप करने के लिए। कुछ ट्रैप हुए लेकिन इस स्टिंग को पूरा नहीं किया गया, अधूरा रखा गया। इस स्टिंग को पूरा किया जा सकता था, या तो ये स्टिंग पूरा नहीं हो पाया या पूरा हो पाने की कंडीशन में नहीं पहुंच पाया, ये साफ है। मनीष, एक आरोप जो आ रहा है मनीष, वो ये है कि मुलाकात क्यों की गई, आखिर ऐसा इंटेंट क्या था, क्यों वहां पर पार्टी बनने की कोशिश की जो विप्लव बता रहे हैं, इसका क्या जवाब है? देखिए,
जब चुनाव लड़ रहे हैं तो अगर कोई आदमी मिलना चाहेगा हमारे, मैं भी रोज़ सुबह से शाम तक कितने फ़ोन आते हैं, कितनी रिक्वेस्ट को हम रिजेक्ट करते हैं और कितने लोगों से मिलते हैं। किसी को रास्ते चलते मिलते हैं, किसी से अपनी गाड़ी में बैठ के मिलते हैं, किसी को घर में बुला के मिलते हैं, किसी से कहते हैं अच्छा दोपहर को आ जाना, 12 बजे वहीं बैठ के चाय पी लेंगे, वहीं मिल लेंगे। तो इसमें मिलने में तो किसी से कोई अपराध मुझे दिखता नहीं है। जब उसने बात शुरू की है तो आप जितना स्टिंग का पोर्शन दिखा रहे हैं वो बहुत छोटा दिखा रहे हैं। पूरा स्टिंग का ऑपरेशन का आप विजुअल्स चलाते रहिए, लोग खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कि देखो कहाँ फ्रेम चेंज हो गया। इससे अगली बातचीत में तुरंत दूसरी बातचीत का फ्रेम चेंज हो जा रहा है, फिर तीसरी बातचीत में फ्रेम चेंज हो रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि कितनी एडिटिंग, 3 या 4 फ्रेम में पूरी बातचीत दिखाई गई है। उसके बीच में क्या हुआ, वो बातचीत मनीष, बीच आप में जो क्या बता चर्चा रहे हैं, थी, इसका जिक्र नहीं है। आप जो बता रहे हैं, मैं दूसरा मनीष क्या आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास मनीष। मैं पहले तो राहुल, पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन जो है, जो जितना चंक है आपके पास, मैं चाहूंगा उसको शॉर्ट्स में प्ले करते रहे जब भी हम दिखाएं, जिससे कि अपने आप लोग आइडेंटिफाई कर ले कहां पर कट है, कहां पर कट नहीं है, कहां पर एडिटिंग है। ये मेरा राहुल से अनुरोध है। दिल्ली से मेरे साथ एक कॉलर है नवनीत। दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली से कॉलर है, तुरंत एक रिएक्शन। नवनीत, आपका फैसला क्या है, बताइए। हेलो जी नवनीत, आपका फैसला क्या है? हाँ, आप सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकता हूं, बताइए। जी, थैंक यू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए पार्टी करप्ट है, बी पार्टी करप्ट है और आम आदमी पार्टी भी करप्ट है। बट इवन इफ दे आर करप्ट, दे आर नो वी शुड गिव चांस टू पीपल, बिकॉज क्वालिटी ऑफ करप्शन और क्वालिटी ऑफ डिलीवरी तभी टेस्ट में आती है जब नए लोग को मौका मिलता है। सो ए और बी अगर ये कह रहे हैं कि हम करप्ट हैं इसलिए नए करप्ट को मौका नहीं, तो दैट डजंट होल्ड मच लॉजिक। ए नेक्स्ट आई से द टाइमिंग इज वेरी ऑब्वियस, इट इज बी डन विद पॉलिटिकल मोटिव। आप हिंदी में बोल सकते हैं नवनीत, हमारा हिंदी का चैनल है। हाँ सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टाइमिंग को देख के साफ स्पष्ट है कि ये नई पार्टी को, नई प्रयास को डिस्क्रेडिट करने के लिए किया जा रहा है। इवन ये भूल जाते हैं कि जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे तो अन्ना हजारे पर भी तरह तरह के आरोप लगने लगे थे और उसमें कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। और ये ऑब्वियस है कि लोग गैंग अप करेंगे जो इस सिस्टम से बेनिफिट कर रहे हैं। आप जो बता रहे हैं नवनीत, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे चलता हूं। यहाँ पर मेरे साथ अब हेमंत बिश्नोई जी भी मौजूद हैं। मेरे पूरे पैनल को दिखाया जाए। हेमंत जी, अभी तक ये पूरी जो कॉन्वर्सेशन हुआ, मैं 2 चीजें समझना चाहता हूं यहाँ पर। पहला तो टाइमिंग। विप्लव ने एक बात बोली है, स्टिंग कंप्लीट नहीं हो पाया या स्टिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकता था। विप्लव ने 2 पॉइंट रेस किए। एक जो सवाल राहुल ने रेस किया, उसका जवाब मैं अभी मनीष से लेने वाला हूं कि आप कैश रिसिप्ट, कैश आता है तो उसका रिसिप्ट देते हैं कि नहीं। मैं अभी मनीष आपके पास आ रहा हूं। लेकिन दूसरी चीज, एक टाइमिंग और दूसरी चीज इंटेंट। आपका इस पे क्या कहना है हेमंत जी? देखिए, बात यह कि जब आप राजनीति में आते हैं, ग्लैमर में आते हैं या मेरे ऊपर लाइट पड़ती है, तो चेहरे के छोटे बुरे निशान भी दूर दूर तक दिखाई देते हैं। अन्यथा अंधेरे में बैठाऊंगा तो नहीं दिखाई देगा। जिस समय चुनाव के मैदान में उतरे हैं, उस समय जो इनसे जुड़ी हुई बातें वो सामने आ रही हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जिन्हें नैतिकता के आधार पर कहा जा सकता है, कुछ बातें ऐसे जो कानूनी आधार पर। यदि नैतिकता के आधार पर महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को माने, तो अब जो व्यक्ति सामान्य तौर पर दिल्ली में रहता ही नहीं, उत्तर प्रदेश में रहता है, उसका घर वहां है, परिवार वहां है, लेकिन दिल्ली में आके चुनाव लड़ता है, इसकी क्या नैतिकता है भाई? इसी तरह अन्ना हजारे के साथ के जो मुद्दे उठे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अन्ना हजारे को कष्ट हुआ है। और जो सारा आंदोलन था वो एबीसी के नाम पर नहीं था। अगर प्योरली स्टिंग पे फोकस करूं तो स्टिंग में ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उस जो उसका एहसास है। कल ये निगम पार्षद बनते हैं तो निगम पार्षद को जितनी कमाई होती है उसमें 2 तरह के हैं, जो बगैर प्रयास किए। जब मैंने स्टोरी की थी 2002 में, तब पता चला 5 लाख रुपए पर मंथ एक निगम पार्षद को कोशिश ना करने पर मिल जाता है घर पे बैठे, और जो कोशिश करते हैं वो तो बहुत कमाते हैं। इसी तरह ये जो टेंडेंसी है जो इसमें दिखाई दे रही है कि हर किसी को हाँ कह देना, बगैर सोचे समझे कह देना, वो जब आपके पास सत्ता आएगी, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस तरह के प्रलोभनों में आप आएंगे या नहीं आएंगे? इससे लग रहा है कि आएंगे। अच्छा,